नमस्कार। मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है किसी भौगोलिक परिवेश में या भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाले पादप समुदाय को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि ना तो मानव द्वारा कोई बीज डाला गया होता है, ना ही मानव द्वारा किसी प्रकार की जलापूर्ति की जाती है और ना ही किसी प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। अर्थात ये स्वतः विकसित होने वाले पादप समुदाय होते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति में हम किन किन को सम्मिलित करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम घास से लेकर झाड़ियों एवं बड़े बड़े वृक्षों को इसमें सम्मिलित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें जलवायु की, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार जैसे कि हम बात करें, अगर मान लो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है तो वहाँ पर हमें शुष्क वन या कटीले वनस्पति अधिक देखने को मिलेगी। वहीं हम शीत प्रदेश की बात करें तो हमें टुंड्रा एवं शीतोष्ण वनस्पति देखने को मिलेगी। अगर वहीं हम बात करें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की, तो हमें वहाँ पर सदाबहार वृक्ष या सदाबहार वनस्पति अधिक देखने को मिलेगी। दूसरी ओर हम बात करते हैं उच्चावच की, यानी किसी प्रदेश का या किसी भौतिक प्रदेश का उच्चावच भी वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप, वहाँ पर जल की आपूर्ति किस प्रकार की, ये सभी तत्व भी वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं एशिया की वनस्पति के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया एक विशाल महाद्वीप है। यहाँ पर इसकी विशालता के कारण यहाँ पर विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। उनके प्रकार इस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर मिलते हैं जो वनस्पति या वन, वो है आर्द्र सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, शीतोष्ण मानसूनी वन, पर्वतीय वनस्पति, समशीतोष्ण घास के मैदान, कोनदारी पतझड़ मिश्रित वन, मिश्रित सदाबहार एवं पतझड़ वन, भूमध्य सागरीय वन, शुष्क घास के मैदान, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश, कोणधारी वन प्रदेश यानी टेंगा वन प्रदेश, और लास्ट का है टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। अब इसके बाद हम इनका एक एक वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आर्द्र सदाबहार वन। अब अगर हम आर्द्र सदाबहार वनों की बात करें तो इसका एरिया हमें मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेगा। भूमध्य रेखा पर जो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्ष पर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा होने के कारण सघन वनस्पति देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर वनस्पति की सघनता इतनी अधिक होती है कि सूर्य की किरणें सीधे धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। साथ ही उन वृक्षों के नीचे हमें छोटी छोटी झाड़ियाँ एवं लताएँ भी देखने को मिलती हैं। अगर वर्षा एवं तापमान की बात करें तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक एवं औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस प्रकार की वनस्पति में जो वृक्ष देखने को मिलते हैं मुख्यतः वो है महोगनी, बांस, सिनकोना, बेत, रबड़ आदि। और इस प्रकार के वनस्पति के क्षेत्र में मुख्यतः इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा द्वीपों पर, मलेशिया और भारत के जैसे कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट क्षेत्रों में, असम के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें अगर इन वनों की आर्थिक उपयोगिता की, तो इन वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित प्रकार के वृक्ष मिलते हैं और दूसरी यहाँ पर परिवहन की अधिक सुविधा नहीं होने के कारण इनका आर्थिक महत्व अधिक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं मानसूनी पतझड़ वन क्षेत्र की। तो इस प्रकार का मानसूनी पतझड़ वन क्षेत्र हमें मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
इन वनों की विशेषता ये है कि जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पे हमें सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं, और जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर हमें पतझड़ी वन देखने को मिलते हैं, जिनमें होते हैं मुख्यतः आम, जामुन, नीम, शीशम आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन वनों का आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व है, क्योंकि इन वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में या फर्नीचर की दृष्टि से अधिक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतोष्ण मानसूनी वन क्षेत्र की। इन वन क्षेत्रों की बात करें तो ये हमें दक्षिणी जापान में, मिडल चाइना एवं मंचूरिया वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं वो होते हैं ओक, वॉलनट, स्प्रूस, मेपल्स आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषता ये है कि ये ग्रीष्म ऋतु में ये वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, और इन वनों की जो लकड़ी होती है वो बहुमूल्य होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय वनस्पति प्रदेश की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है, इस प्रकार की वनस्पति हमें पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की वनस्पति एशिया में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर उत्तरी साइबेरिया तक के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति को अल्पाइन वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, और इस वनस्पति की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के जो निचले भाग होते हैं उनमें हमें वृक्षों की ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्रों का ऊंचाई वाला भाग है वहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई हमें कम देखने को मिलती है। अर्थात पर्वतों के निचले भागों में अधिक ऊंचे वृक्ष देखने को मिलेंगे, वह पर्वतों के ऊंचे वाले भाग या क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृक्ष मिलते हैं वो है चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि। इन वनों में जो लकड़ियाँ मिलती है उन लकड़ियों की विशेषता है कि ये नरम होती है, इस कारण इन लकड़ियों का आर्थिक दृष्टि से महत्व अधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं समशीतोष्ण घास के मैदानों। समशीतोष्ण घास के मैदान एशिया में हमें मध्य एशिया में देखने को मिलते हैं। मध्य एशिया में भी हमें दक्षिणी साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इन घास के मैदानों की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर घास की लंबाई अधिक होती है, जबकि यहाँ पर जो अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष हैं वो कम देखने को मिलते हैं। और इन घास का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इन घास का उपयोग पशु चारण की दृष्टि से किया जाता है, यानी पशुओं के चारे के रूप में इस घास का उपयोग किया जाता है, और इस घास को स्टेपी नाम से जाना जाता है, स्टेपी घास के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे कोणधारी पतझड़ मिश्रित वनों की। तो इस प्रकार के वन एशिया में हमें जापान, उत्तरी कोरिया और चीन, दक्षिणी चीन व दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया में देखने को मिलते हैं। इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं उनमें हैं बैतूल, चीड़, हेमलॉक, मेपल आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं, और उनमें हैं कपूर, सौंग, सैतूत, तुंग आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है मिश्रित सदाबहार एवं पतझड़ वन। तो इस प्रकार के वन एशिया में हमें चीन और हिंद एशिया वाले रीजन यानी पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं, और इनमें जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पे हमें सदाबहार वृक्ष देखने को मिलते हैं, और जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें पतझड़ी वन देखने को मिलते हैं। इन वनों का आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोग होने के कारण इन वनों का विनाश अधिक हुआ है, इस कारण इनके क्षेत्रफल में लगातार कमी होती जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भूमध्य सागरीय वन की, यानी भूमध्य सागरीय वन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के वन हमें भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। इनमें है सीरिया, टर्की, लेबनान, इजराइल आदि देशों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रदेश में हमें खट्टे फलों की वनस्पति यानी जैसे कि जैतून, अंगूर, नींबू, संतरा
आदि वनस्पति हमें अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की मुख्य विशेषता एक और यह है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होकर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में नाम मात्र की वर्षा होती है, जबकि शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शुष्क घास के मैदान। एशिया में इस प्रकार के घास के मैदान हमें बलूचिस्तान से लेकर लाल सागर के मध्य वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति की विशेषता यह है कि यहाँ पर अधिक तापमान व न्यून वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति गर्मियों में सूख जाती है, अर्थात यहाँ की जो घासें मिलती है वो गर्मियों में सूख जाती है। और यहाँ पे जो वृक्ष या वनस्पति देखने को मिलती है उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? बबूल, झाड़ियाँ और जो कटीली वनस्पति है वो यहाँ अधिक देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश की। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार की वनस्पति हमें जो मरुस्थलीय प्रदेश होगा उसमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में इस प्रकार की वनस्पति हमें जो अरब वाला प्रदेश है, यानी जो पश्चिमी एशिया वाला प्रदेश है, उसमें भारत एवं पाकिस्तान का जो थार मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर तापमान की अधिकता व पानी की न्यूनता के कारण हमें यहाँ शुष्क व कटीली झाड़ियाँ अधिक देखने को मिलती है। इनमें ज़्यादातर हमें नागफनी, बबूल, खजूर आदि प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रकार की वनस्पति की जो पत्तियां होती है वो अधिक कठोर होती है और इनकी जड़ें भी अधिक गहराई तक होती है, जिसके कारण ये कि जल का अवशोषण कर सके या जल का प्राप्ति कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कोणधारी वन प्रदेश या टेंगा वन प्रदेश की। इस प्रकार का वन प्रदेश हमें एशिया के उत्तरी एशिया में देखने को मिलेगा। और जैसा इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं, इन वृक्षों का जो ऊपर की शेप होती है या आकृति है वो शंकुआकार की होती है। अर्थात इन वृक्षों में जब हिमपात होता है या बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ इनकी पत्तियों पे ना जमकर नीचे की तरफ फिसल जाती है, ताकि इससे वृक्षों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इन वनों को शंकुआकार वन प्रदेश भी कहा जाता है या शंकुआकार वनस्पति भी कहा जाता है। और इन वनों में जो मुख्य वृक्ष मिलते हैं उनमें हैं चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक, सिडार आदि वृक्ष यहाँ मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। इस प्रकार की वनस्पति हमें एशिया के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगी, जो कि आर्कटिक महासागर के आसपास वाला क्षेत्र है। इसमें हमें यहाँ पर मुख्यतः अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष ना देखकर हमें छोटी छोटी घासें अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हिम का अधिक जमाव होता है, जिस कारण अधिक वनस्पति नहीं पनपती। यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु की अवधि अधिक व ग्रीष्म ऋतु की अवधि कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पति का कम ही विकास होता है। और जो वनस्पति ग्रीष्म ऋतु में उगती है वो छुटपुट घासें उगती है, और उनमें मुख्यतः जैसे कि शैवाल, लाइकेन आदि इस प्रकार की वनस्पतियाँ मुख्यतः देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने एशिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात की, जिसमें हमने ये जाना कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और एशिया में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है, उसके प्रकार को हमने जाना और हमने एक एक को डिस्क्राइब किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।